हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज कार्बन फैमिली। देखो, इसमें पहला मेंबर कार्बन होता है तो नाम होता है कार्बन फैमिली। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं इसमें इंट्रोडक्शन, कौन से एलिमेंट होते हैं इस ग्रुप में। हमारे एलिमेंट आपके कौन से होते हैं अगर आप देखें सीरीज वाइज, तो वी हैव इन दिस केस एलिमेंट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये हमारे 5 एलिमेंट हैं इसके अंदर। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। तो इसमें देखते हैं पहले इनका इंट्रोडक्शन कि इसमें कौन से एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में कैसे मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला दिया है कार्बन इज द 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। कार्बन पे पूरा एक केमिस्ट्री हमारा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन कंपाउंड इतना वाइडली यूज होते हैं, इतने वाइडली नेचुरल भी हैं और प्लस सिंथेटिक भी होते हैं काफ़ी सारे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका से पॉलीमर्स पढ़ते हैं, पूरा सिंथेटिक केमिस्ट्री है, वो सभी कार्बन कंपाउंड्स का यूज करते हैं। तो कार्बन इज 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन अर्थ क्रस्ट। कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट, दोनों फॉर्म में मिलता है। कार्बन है फ्री स्टेट में से आपका कार्बन कैन अकर इन फ्री स्टेट इन एलिमेंटल फॉर्म लाइक कोल, ग्रेफाइट, डायमंड। ये कार्बन के नेचुरल फॉर्म होते हैं एलिमेंटल फॉर्म में। प्लस इन कंबाइंड स्टेट कार्बन कैन आल्सो एग्जिस्ट एज योर कार्बोनेट्स। देखो कार्बोनेट लिखे बाइकार्बोनेट्स। नॉर्मली कार्बोनेट्स आपके स्टेबल होते हैं, तो कार्बोनेट्स देन कैन टेक हाइड्रोकार्बन्स। आपका पेट्रोलियम है, ऑर्गेनिक पेट्रोल प्रोडक्ट जितने भी हैं सब तो हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। उसके बाद आपका आते हैं योर CO2 गैस, एक मेजर कंपोनेंट है एयर के अंदर। मेजर मीन्स परसेंटेज जितना कम उतना अच्छा हमारे लिए तो है, फिर भी आपका जो उसके अंदर काफ़ी सारा CO2 होता ही है एयर में, अराउंड 0.03% होता है। तो इट अकर इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। एलिमेंटल फॉर्म्स इज कोल, डायमंड, ग्रेफाइट। कंबाइंड स्टेट कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन्स, CH by इंडिकेटिंग हाइड्रोकार्बन्स एंड CO2। इसके आइसोटोप 3 होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C13, C12। दे आर स्टेबल आइसोटोप। C12 का एबंडेंस मैक्सिमम होता है, प्लस बाकी का अमाउंट ट्रेस में होता है। और C14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। C14 इज रेडियो एक्टिव विद हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 5770 ईयर्स। हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है कि टाइम इंटरवल जिसमें इसका अमाउंट हाफ डिकम्पोज हो जाता है और हाफ अमाउंट बचता है। इसको कहाँ पे यूज करते हैं, इन रेडियो कार्बन डेटिंग। इन रेडियो कार्बन डेटिंग C14 यूज करते हैं। क्या पर्पज है रेडियो कार्बन डेटिंग का, इसे इसको यूज करते हैं फॉर एज ऑफ द ओल्ड वुडन सैंपल्स। कि ओल्ड कोई आपका वुड सैंपल होता है, उसका एज निकालना होता है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं C14 को। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में C14 यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। सबसे नंबर 1 पे होता है ऑक्सीजन, मेटल में नहीं है, एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मेटल होता है एल्यूमिनियम। तो हमारा क्या है सिलिकॉन क्या है, सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट बाय मास। इट इज अराउंड 27.7% बाय मास। सिलिकॉन जो है आपका किस फॉर्म में मिलता है, मेनली है सिलिका जो रेड होता है, एंड सिलिकेट। आपका चट्टान है, पहाड़ वगैरह होते हैं, इसमें सिलिकेट आपका मेन होते हैं, प्लस सम अदर एलिमेंट्स आल्सो आर देयर। तो एज सिलिकेट्स एंड सिलिका। और क्या होता है, सिलिकॉन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सिरामिक्स, ग्लास एंड सीमेंट। यहाँ पे लिखा सीमेंट। सीमेंट का एक मेन कंपोनेंट होता है आपका सिलिका, सिलिकॉन के फॉर्म में रहता है। फिर क्या होता है, जर्मेनियम क्या होता है, इट इज अकरिंग ओनली इन ट्रेसेस। टिन अकर्स मेनली एज द ओर कॉल्ड कैसिटराइट। इसका नाम और होता है टिन स्टोन, कैसिटराइट और आल्सो कॉल्ड एज टिन स्टोन। फॉर्मूला है SnO2। जबकि हमारा जो लेड होता है, लेड इज अकरिंग एज लेड सल्फाइड, नाम होता है गैलेना। ओर ऑफ लेड इज गैलेना, मेन ओर होता है। फिर क्या है, अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड टू मेक ट्रांजिस्टर्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसका ही मेन होता है एप्लीकेशन। तो अब हम आगे पढ़ेंगे इसका एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके पहले देखते हैं एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, एक तो हमारे एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। इनका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैन वी रिकॉल द एटॉमिक नंबर ट्रिक।
एक ट्रिक था ना एटॉमिक नंबर को जानने के लिए, क्या था, पहले का एटॉमिक नंबर आपका अगर है कितना 6 होता है तो प्लस करते हैं 8, 14 होगा, फिर हम ऐड करते हैं इसमें 18, फिर आप कितना आएगा 18 में 32 होगा, प्लस अगेन 18, 50 और फिर होता है प्लस 32, 82 बिकम एटॉमिक नंबर। सिंपल तरीका होता है कि पहले आप ऐड करेंगे 8, फिर आप ऐड करते हैं 18, फिर 18, फिर 32, तो आपका ये मिलता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर्स। सभी एलिमेंट में क्या होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर दिस एलिमेंट व्हाट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, दैट इज ns2 np2। आउटर मोस्ट शेल में दे 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो दे हैव इलेक्ट्रॉनिक, कहां पे होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 आपके इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर ns ऑर्बिटल में और 2 इलेक्ट्रॉन होंगे np के अंदर। तो आउटर मोस्ट शेल दे हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np2। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको हेल्प करते हैं उसका प्रॉपर्टीज के बारे में समझने के लिए। केमिकल प्रॉपर्टीज आपका मेनली डिपेंड करते हैं एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही है, ठीक है। तो बिफोर वी टेक अदर प्रॉपर्टीज, इसमें हम एक वी कैन मेक वन टेबल जिसके थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं रफ वेरिएशन ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक साइज मींस कोवलेंट रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, थोड़ा सा उसके बारे में डेंसिटी, उनका हल्का लेते हैं आइडिया थ्रू वन टेबल। देखो आपको याद नहीं करना है, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको है, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्रिडिक्ट करना पड़ सकता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, टेबल के अंदर आपके जो मेन होंगे एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उसको लिख लेते हैं और उसी से आपको समझा देंगे इसमें क्या क्या आपका वेरिएशन होता है, इसका रीजन क्या होता है उन प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आप पीरियोडिक प्रॉपर्टी टेबल पढ़ते हैं, उसी का एप्लीकेशंस आप बोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो नाउ वी कैन टेक एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इसमें कौन से प्रॉपर्टी एलिमेंट्स ऑलरेडी बोल चुके थे कि हमारे इसमें एलिमेंट्स हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ठीक है। अब इसमें प्रॉपर्टीज लिखा है मैंने इस सीरीज में, यहाँ पर पहला प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस इन पिकोमीटर, कार्बन का 77, 118, 122, 140 देन 146। देखो यहाँ पर आपको एक पैटर्न देखना है, पैटर्न क्या है, कार्बन टू सिलिकॉन एक बड़ा गैप है एटॉमिक रेडियस के अंदर, कितना है 23 प्लस 18 ऑलमोस्ट 40, 41 हम बोल सकते हैं पिकोमीटर गैप है, इतना डिफरेंस है साइज का कार्बन टू सिलिकॉन। बट आफ्टर सिलिकॉन क्या है, गैप काफी कम है। इसका रीजन क्या है, हम बोल सकते हैं साइज में डिफरेंस बहुत कम है। इसका रीजन होता है जर्मेनियम के पहले आते हैं 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन। जो आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके लिए क्या हुआ, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इसलिए क्या होता है जो इफेक्ट है यहाँ पर शेल बढ़ने का वो एक बड़े स्केल तक क्या होता है बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ भी सेम कहानी है, बट यहाँ पे आपका एक बार ऑलरेडी डी का आ चुका तो यहाँ पे शेल बढ़ेगा, साइज बढ़ रहा है, बट यहाँ पर साइज का अगेन डिफरेंस बहुत कम है। इसका रीजन क्या है, लेड का साइज और टिन का साइज में डिफरेंस जस्ट 6 पिकोमीटर का है। इसका रीजन आता है बिफोर लेड वी विल हैव डी एंड एफ ब्लॉक बोथ एलिमेंट्स, और आप जानते हैं कि एफ ऑर्बिटल्स है मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। यहाँ पर क्या होता है, साइज का वेरिएशन कम होने का रीजन है खाली डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन फिलिंग, जबकि यहाँ पर क्या होता है डी एंड एफ दोनों आते हैं, इसलिए हम बोलेंगे लेड का जो आयनाइजेशन एटॉमिक साइज होता है डिफरेंस कम है इसमें। इसका रीजन होता है लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन आप बोल सकते हो इनडायरेक्टली, अदरवाइज बिकॉज ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स बोथ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। दोनों काम करेंगे लेड के लिए, बाकी यहाँ पर काम करते हैं खाली डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसलिए क्या होता है इफेक्ट जो होता भी है साइज शेल बढ़ने से साइज बढ़ना चाहिए, उसका जो इफेक्ट होता है एक बड़े स्केल तक बैलेंस हो जाता है बाय द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल्स। ओके, ये वो हमारा इसका साइज। आयनिक रेडियस दिया है मेटल, अगर हम एलिमेंट बनाते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कार्बन कैन नॉट फॉर्म एलिमेंट C+4। सिंपल रीजन है, कार्बन के लिए जो सम टोटल होता है IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4 बहुत बड़ा होगा, तो कार्बन कैन नॉट फॉर्म C+4 आयंस, जबकि बाकी के एलिमेंट होंगे दे कैन फॉर्म +4 आयंस।
एंड इफ दे फॉर्म तो क्या आएगा, बहुत बड़ा इसमें डिफरेंस साइज का 40, 53, 69, 78 साइज ऑफ एटम कीप ऑन इंक्रीजिंग। एक आउटर मोस्ट शेल पूरा खत्म हो जाएगा इस केस में आयंस बनाने के लिए। अब अगला आते हैं पॉइंट आयनाइजेशन एंथैल्पी पर। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और सिलिकॉन गैप, एक बड़ा गैप यहाँ पे दिख रहा है आपको, आयनाइजेशन एंथैल्पी का कम होता है। नॉर्मली क्या होता है, हम बोलते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। साइज का भी एक पॉइंट और देखिए कि साइज ऑफ दिस एलिमेंट इज लोअर एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। नॉर्मली होता है ना, कंपैरेटिव स्टडी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइज का ऑर्डर क्या होगा ग्रुप 13, 14 एलिमेंट्स का। इनफैक्ट जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे भी इसमें 13, 14 मिला के करेंगे, क्योंकि आपका पी ब्लॉक एक ही है, आपका 11th क्लास का पी ब्लॉक में 2 ही टॉपिक हैं, ग्रुप 13, ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे वो भी यहीं पे कंबाइन करेंगे। साइज में देखो क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 इज बिगर एंड ग्रुप 14 इज स्मॉलर देन द ग्रुप 13 एलिमेंट्स। रीजन क्या होता है साइज कम होने का, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पर IE वैल्यू बड़ा होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज आर लार्जर एज कंपेयर टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। रीजन क्या होता है साइज कम होगा, और क्या होता है दे हैव मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो IE वैल्यू बड़े होते हैं देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। और क्या होता है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। रीजन क्या होता है डिक्रीज होने का, साइज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम होगा, इसलिए क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इस केस में IE वैल्यू का वैल्यू कम होता है। यहाँ पर एक आता है एक्सेप्शन लेड का। गैप देखो ये गैप बड़ा है बट यहाँ पे गैप कम होता है। इस गैप कम होने का रीजन क्या है, d ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और यहाँ थोड़ा बढ़ने का रीजन क्या होता है लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पर क्या होता है खाली d ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट काम करता है, जबकि लास्ट में क्या होता है द पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और फॉर d एंड f बोथ ऑर्बिटल्स विल वर्क। तो f का आप जानते हैं ज्यादा ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसलिए लेड का IE वैल्यू बड़ा है देन 10। सबसे कम आपका इसमें 10 का लिए है IE वैल्यू। फिर आते हैं पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ये सारा वैल्यूज दिए हैं ऑन पॉलिंग स्केल। कार्बन का 2.5 है, एक अगेन गैप बड़ा है। फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम होता है बिकॉज ऑफ d ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन जो टेंडेंसी होता है वो थोड़ा बढ़ता है, और उससे जो आपका डाउन द ग्रुप है वैल्यू कम होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसका थोड़ा सा बड़ा होता है बिकॉज ऑफ f ऑर्बिटल्स मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट इन एडिशन टू d ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अगला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहे हैं, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट 10 का है। देखो इसका रीजन क्या होता है, आपका जो कार्बन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तीनों में क्या होता है दे हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू डायमंड। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट डायमंड के लिए है, जो आपका लिखा भी है 4373 मेल्टिंग पॉइंट, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट इसका है डायमंड का, और इसका वैल्यू बहुत बड़ा होता है। रीजन क्या है, साइज बहुत छोटा है कार्बन का, जितना साइज छोटा होता है उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये बनाता है डायमंड का स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आपको आइडिया है भी, ये कार्बन विल हैव ए नेटवर्क स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम्स, जहां पर क्या होता है ईच कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 मोर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग ए कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड। उससे होता क्या है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से इसको ब्रेक करना स्ट्रक्चर को बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। कार्बन को बोलते हैं वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। और फिर आपका आता है सिलिकॉन जर्मेनियम, इनके भी मेल्टिंग पॉइंट कम है कार्बन से, बट अभी भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इन दोनों एलिमेंट से। इसका जो रीजन होता है थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं स्ट्रक्चर से। यहाँ पर क्या होता है, इन तीनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है बट साइज बड़ा होगा तो इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बिकॉज ऑफ वीकर इंटरेक्शन ऑफ वीकर बॉन्ड्स। बट यहाँ पर क्या है, टिन और लेड आपके होते हैं मेटल्स, टिन और लेड क्या होते हैं मेटल्स होते हैं, और अगर ये मेटल्स होते हैं तो मेटल में इंटरेक्शन थोड़ा सा वीकर है इसमें। और क्या होता है साथ में कि इनके केस में एक होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, उतना काम नहीं करता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर क्या होता है केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही आपके पार्टिसिपेट करते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर। यहाँ पे आपके जो चारों इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे टू फॉर्म कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड, बट इस केस में क्या होता है केवल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए, इसलिए थोड़ा वीक इंटरेक्शन होता है। टिन का सबसे कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, लेड का थोड़ा सा हाई होता है, मींस लेड का जो इंटरेक्शंस होंगे मेटेलिक बॉन्डिंग के थोड़ा स्ट्रॉन्गर होंगे देन टिन। अभी आपको पॉइंट बताते हैं कि आपका यहाँ पर कार्बन और सिलिकॉन आपके नॉन मेटल होते हैं, और आपका जर्मेनियम
आपका होता है मेटलॉइड और बाकी दोनों होते हैं मेटल्स। देखो मेटलिक, जो मेटलिक करेक्टर होता है, मैं कहाँ लिखूंगा इसको, अभी लिख देता हूँ, थोड़ा सा एक बार टेबल खत्म कर लेते हैं। फिर अगला आता है प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डाउन ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजिंग रेगुलरली, क्योंकि एक बार आपका लिक्विड, जब आपका सॉलिड से लिक्विड मेल्ट होकर बन जाता है, डायमंड को मेल्ट करना नहीं पॉसिबल होता है। तो यहाँ पर बाकी का जो दिया है मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट्स, इसका सबसे हाईएस्ट है और ये कम होता जा रहा है डाउन द सीरीज। इसका रीजन क्या होता है, डाउन द ग्रुप जो स्ट्रेंथ होता है एलिमेंट टू एलिमेंट बॉन्ड्स वो वीक होता जाएगा, इसलिए क्या होता है आई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल डिक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगला दिया है यहाँ पर डेंसिटी ग्राम पर सीसी दे रखा है, ये डायमंड का है 3.51, ये डायमंड का होता है, ग्रेफाइट का होता है 2.22, बाकी आपका डेंसिटी इसका 2.34। देखो बाकी क्या उसके बाद डाउन द ग्रुप डेंसिटी आपका बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या होता है, मोलर मास एक बढ़ता है बड़े गैप से, साइज का वेरिएशन कम होता है, और यहाँ से यहाँ तक देखो काफी बड़ा गैप है डेंसिटी का, यहाँ से यहाँ तक ऑलमोस्ट डबल। रीजन है बिकॉज ऑफ डी ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, साइज का चेंज होना कम होता है, मास बढ़ता है बाय मोर अमाउंट, और फिर यहाँ से यहाँ तक डेंसिटी में गैप बड़ा होता है बिकॉज ऑफ एफ ऑर्बिटल्स इंट्रोडक्शन एंड पुअर शील्डिंग इफेक्ट, साइज वेरिएशन कम होता है, मोलर मास आपका बढ़ता है ज्यादा अमाउंट से। इसलिए थोड़ा सा बात करते हैं मेल्टिंग, इसके लिए लेके मेटेलिक कैरेक्टर को लेकर भी यहाँ पर that also come under physical properties। देखो यहाँ पर क्या होता है आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान रखिए मेटेलिक कैरेक्टर it depends will be higher if elements have lower ionization enthalpy। कि जो भी एलिमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का लॉस जल्दी कर सकता है वो उतना ही ज्यादा मेटेलिक होता है। तो यहाँ पर जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है या मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है एलिमेंट के आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, सो मेटेलिक कैरेक्टर आपका बढ़ता है। और उसके पहले देखिए कि दीज एलिमेंट्स द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट इज मोर देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। रीजन क्या होता है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस मेटेलिक, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसका रीजन क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के लिए इनका आई वैल्यू बड़ा होता है देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स, इसलिए इनमें क्या होता है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर और दे आर लेस मेटेलिक एज कंपेयर्ड टू ग्रुप 13 एलिमेंट्स। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव लेस मेटेलिक देन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। 13 में केवल एक बोरॉन था जो आपका होता है नॉन मेटल है और सारे मेटल थे, बट यहाँ पर क्या होता है मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करें, कार्बन एंड सिलिकॉन दे आर नॉन मेटल्स। जर्मेनियम इज मेटलॉइड मींस इट शोस सम मेटेलिक प्रॉपर्टीज, और बाकी टिन एंड लेड क्या है, केवल दो आपके मेटल्स होंगे इस केस में, टिन एंड लेड आर मेटल्स। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये कॉमन पैटर्न है, ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस व्हाइल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। ये कॉमन पैटर्न आपका रहता है एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर, जितना कम होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतना ही अधिक होता है एलिमेंट का मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में लेके। सारे एलिमेंट सॉलिड होते हैं, यहाँ पर सारे एलिमेंट सॉलिड है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड सब सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हुई एलिमेंट का जनरल एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी विल टेक एलिमेंट्स जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, hello students, now before we take more chemical properties, in fact we take chemical properties, we will take two more properties, two more points here. The 2 point taken is catenation ability and second taken pi bond formation ability. In fact carbon will differ from the given group elements in this property much more, but anyhow let us discuss in brief कि कौन से फैक्टर होंगे हमारे जो इस प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला प्रॉपर्टी हमारा है कैटिनेशन। व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज सेल्फ
linking ability of an atom of an element with itself or with itself to form chains, long chains, rings, etc. तो ये आपका वो डेफिनेशन पार्ट है, द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम, in fact of atom of an element to element with itself to form long chains, rings. In fact compounds can be cyclic or open chain, both kind of compounds. So this ability is called as catenation ability. Depend किस पे करता है? This property of catenation, it depends on element to element bond strength. E आपका एलिमेंट है, एलिमेंट टू एलिमेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ. जितना आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही एबिलिटी ज्यादा होता है. अगर हम रफली देखते हैं इस टर्म को, और कैन टेक केयर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एनर्जी. अगर हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स कार्बन, कार्बन सिंगल बॉन्ड, व्हाट कैन बी टेकन डेटा ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी. दिस आल्सो कैन बी टेकन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. For CC bond इसका वैल्यू है 348 किलोजूल पर मोल. Then for silicon to silicon this value is 297 kilojoule per mole. Then for germanium to germanium bonds इसका वैल्यू है 260 किलोजूल पर मोल, while for tin the value is 240 kilojoules per mole. तो अगर हम डाटा को लेते हैं एज ए बेस, तो आप देख सकते हैं कि ये एबिलिटी कार्बन में सबसे हाईएस्ट होगा, बिकॉज इसका कार्बन सीसी बॉन्ड का जो बॉन्ड एंथैल्पी है सबसे हाई होता है. और इससे होता क्या है, हाई बॉन्ड एंथैल्पी से कार्बन कैन फॉर्म ए नंबर ऑफ कंपाउंड्स. आपका पूरा एक ब्रांच बन गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय यूजिंग कार्बन कंपाउंड्स. और कार्बन के जो कंपाउंड बनते हैं वो आपका दैट कैन हैव सिंगल बॉन्ड और दैट कैन हैव डबल बॉन्ड और इवन दे कैन हैव ट्रिपल बॉन्ड्स. पड़ता है ना, एल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, उसके हिसाब से. तो ये एबिलिटी का हम इसको ऑर्डर देखते हैं. तो विद दिस व्हेन यू टेक दिस एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन, इसका ऑर्डर क्या आता है, द टेंडेंसी ऑफ दिस कैटिनेशन, दिस विल फॉलो द ऑर्डर. कार्बन इज वेरी हाई, देन वी हैव सिलिकॉन मोर देन जर्मेनियम. जर्मेनियम एंड टिन विल हैव सिमिलर वैल्यूज ऑफ दिस कैटिनेशन एबिलिटी. और यहां पर क्या होता है, लेड does not show this property of catenation. Lead does not show this property of catenation. तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने पड़ेंगे यहाँ पर. सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एटम ऑफ एन एलिमेंट विद इटसेल्फ होना चाहिए टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स और सिंपली चेन्स और रिंग्स. डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर. जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उतना ही एबिलिटी हाइयर होगा, जितना बॉन्ड वीक होगा उतना ही एबिलिटी कम होता है. लेड में बहुत कम होता है इसका वैल्यू, अराउंड 80 किलोजूल्स पर मोल. तो फॉर दैट रीजन लेड डज नॉट शो दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. ठीक है, तो एक हमारा प्रॉपर्टी हुआ कैटिनेशन. अगला जो पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ पे, वो होता है पाई बॉन्डिंग एबिलिटी. जो अगला हमारा प्रॉपर्टी रहेगा, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स. इसका मीनिंग होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स. ठीक है, तो आपका ये होता है. तो यहां पर क्या है, देखो सबसे ज्यादा एबिलिटी होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, साइज के ऊपर. पाई बॉन्डिंग आप जानते हैं वीक बॉन्डिंग होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड्स. तो पाई बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने में क्या चाहिए होता है इनको, है स्मॉल एटम्स. स्मॉल एटम्स स्पेशली हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हिच कैन होल्ड द लूजली हेड पाई इलेक्ट्रॉन टाइटली. दैट काइंड ऑफ एलिमेंट कैन शो दिस प्रॉपर्टी मोर, पाई बॉन्डिंग एबिलिटी.
यहाँ पर दो टाइप का पाई बॉन्डिंग आपको शो कर सकते हैं। एक होता है आपका यहाँ पर पहला, वी कैन राइट हियर पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। यहाँ पे दो टाइप का एक होता है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, एक होगा पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। तो पी पाई देखते हैं पहले मल्टीपल बॉन्ड्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, ये एबिलिटी हाईएस्ट किस में है, कार्बन के अंदर। कार्बन हैव हाईएस्ट एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। अंडरस्टूड है, मल्टीपल बॉन्ड्स आपके हैं। इसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है, कार्बन में स्मॉल साइज होगा और साथ में क्या होता है, हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इससे क्या होता है, कार्बन विल हैव दिस एबिलिटी मैक्सिमम। कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ और विद अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन कैन फॉर्म multiple bonds or this p pi multiple bonds with itself or with other atoms having similar size and high electronegativity। देखो ये सिंपल पॉइंट है, पाई बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, किसी भी केस में पाई बॉन्ड कब स्ट्रॉन्ग बनते हैं, अगर जो दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उनका साइज क्या होना चाहिए, उनका साइज होना चाहिए सिमिलर। अगर उनका साइज सिमिलर होगा और आल्सो उनकी जो वैल्यूज होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सिमिलर होती हैं, उस केस में क्या बनता है, स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड, बिकॉज द ओवरलैपिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एबिलिटी हाई कब होता है, साइज ऑफ द एटम शुड बी सिमिलर। लाइक वी कैन टेल कि सेम एटम कौन सा आएगा, लाइक कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ, मींस वी कैन हैव एल्कीन्स, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वी कैन हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। एग्जांपल देखो इसमें आपका आता है एल्कीन्स, अल्काइंस, बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड्स। वहां पर आपका ऐसे बॉन्ड आपको देखने को मिलते हैं। देन अदर एलिमेंट कौन सा आएगा, कार्बन टू नाइट्रोजन वी कैन हैव डबल बॉन्ड, carbon to nitrogen we can have triple bonds, carbon oxygen can also have double bonds। ये आपका हुआ with other elements they can form this kind of multiple bonding। तो कार्बन कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ये एलिमेंट कौन से हैं, एलिमेंट ऑफ सेकंड पीरियड्स। इनका ये प्रॉपर्टी है क्या, साइज सिमिलर होता है कार्बन से, बिकॉज सी का भी क्या होता है, बिलोंग करता है सेकंड पीरियड को। और एलिमेंट्स आपका कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, दे हैव हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज गुड इनफ टू फॉर्म स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड्स। रीजन क्या होता है, पाई बॉन्डिंग का नेचर वीक बॉन्डिंग होता है। उस पाई इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, एक तो ये आपका आता है कार्बन का। अब आता है इसमें देखो ये जो एबिलिटी है सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या होता है, सिलिकॉन हैज बिगर और लार्जर 3p ऑर्बिटल्स, साइज बड़ा होगा इनका, सो डज नॉट, सिलिकॉन है बाकी एलिमेंट भी है सेम ग्रुप के, दे डू नॉट सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म such kind of pi bonds, does not form p pi bonds with second period elements, second period elements। इसका रीजन क्या होता है, सिलिकॉन में आपका आएगा 3p ऑर्बिटल, साइज बड़ा है। जो एलिमेंट है कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इनका साइज छोटा होता है। तो साइज छोटे बड़े से क्या होता है, ओवरलैपिंग का एक्सटेंट कम हो जाएगा। ऑलरेडी पाई बॉन्डिंग का नेचर वीक बॉन्डिंग होता है, आप जानते हैं कि पाई बॉन्डिंग का नेचर कैसा है, वीक बॉन्डिंग है। और उस वीक बॉन्डिंग के बाद भी अगर हमारा साइज डिसिमिलर होता है ऑर्बिटल्स का, तो उसमें जो वीक बॉन्ड पाई बॉन्डिंग और वीक हो जाती है। इसलिए मतलब सिलिकॉन डज नॉट टेक पार्ट एट ऑल इन सच काइंड ऑफ पाई बॉन्डिंग। सिलिकॉन और जो बाकी ग्रुप एलिमेंट्स हैं दे डू नॉट फॉर्म सच काइंड ऑफ पाई बॉन्ड्स। इससे होता क्या है, इसका जो आता है प्रॉपर्टी पे क्या आता है, इंपैक्ट है। देखो सिलिकॉन के क्या होता है, डज नॉट फॉर्म दिस काइंड ऑफ पाई बॉन्डिंग। तो इससे क्या होता है, सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म
कंपाउंड्स एनालॉगस टू कार्बन, लाइक कौन से कंपाउंड शो करता है, लाइक वी हैव लाइक इथीन, एसिटिलीन, बेंजीन, ये कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड सिलिकॉन के अंदर बनते नहीं है। और क्या आता है इसका नेक्स्ट इंपैक्टिंग प्रॉपर्टीज, इसका एक आता है प्रॉपर्टी पे और आता है इंपैक्ट, वो होता है सिलिका इज सॉलिड हाई मेल्टिंग सॉलिड, सिलिका इज हाई मेल्टिंग सॉलिड, whereas CO2 is gas। क्वेश्चन पूछता है आपका रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कि व्हाई सिलिका इज सॉलिड हाई मेल्टिंग सॉलिड whereas CO2 is gas। इसका रीजन क्या होता है, CO2 के अंदर बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गर कार्बन टू ऑक्सीजन pi bonds, CO2 molecule become discrete, silica cannot form such kind of pi bonding with oxygen। so क्या होता है, सिलिका विल फॉर्म इन नेटवर्क। इसका रीजन होता है कि CO2 अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, बिकॉज इसके मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं बाई फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड्स, वेयर सिलिकॉन के अंदर ये एबिलिटी नहीं होता है कि ऐसे पाई बॉन्ड बना सके। तो सिलिकॉन, इसमें क्या होता है, सिलिका के अंदर SiO2 के अंदर इट फॉर्म इज सॉलिड नेटवर्क स्ट्रक्चर with all having silicon bridge bonds and stronger bonds। silicon oxygen single bond becomes stronger, और वहां पर क्या बनता है आपका, एक बनता है नेटवर्क सॉलिड बनता है सिलिका के केस में। तो सिलिका आपका होता है सॉलिड। यहाँ पर एक तो ये पॉइंट हुआ हमारा पाई बॉन्डिंग को लेके, एक होता है पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, थोड़ा वो देखते हैं। सेकंड आप लिखते हैं पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, देखो पी पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, अगर आपको डाउट किसी बच्चे को, इसका मीनिंग होता है दो एटम यूज करते हैं पी ऑर्बिटल्स जिनका ओवरलैपिंग होता है और उससे बनता है पाई बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। और एक होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है, दो एटम यूज करते हैं, एक एटम का होगा पी ऑर्बिटल, एक का होगा डी ऑर्बिटल, उनका ओवरलैपिंग होता है, तब बनता है पी पाई डी पाई बॉन्ड। एक तरह से बोलते हैं बैक बॉन्डिंग का एग्जांपल होता है ये वाला। तो ये बॉन्ड कब बनता है, पी पाई डी पाई बॉन्ड्स। इसमें नॉर्मली क्या होता है, इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स फिल्ड p orbital of one atom and vacant d orbital of other atom। दो डिफरेंट एटम होंगे, one atom will have involve filled p orbital and second atom will involve vacant d orbital। तो ये एबिलिटी क्या होता है, कार्बन में नहीं होता है, कार्बन कैनॉट फॉर्म सच काइंड ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। रीजन क्या है, कार्बन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो कार्बन के अंदर ये एबिलिटी नहीं होता है पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाने का। बट जो और एलिमेंट होते हैं डाउन द ग्रुप उनके अंदर ये एबिलिटी होता है। इसका एक कॉमन एग्जांपल देख लीजिए, एक क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछते हैं शेप के बारे में। एग्जांपल्स में दिया है ट्राई मिथाइल, दिस क्वेश्चन कैन बी टेकन हियर, ट्राई मिथाइल अमीन is pyramidal and also can take here more basic, while tricylyl amine is planar or less basic। एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन कैन बी गिवन एक्सप्लेन। तो इसका जो रीजन आएगा वो आएगा इसी पी पाई डी पाई बॉन्डिंग के टर्म्स में। देखो इसमें क्या होता है, अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पहले कंपाउंड है ट्राई मिथाइल अमीन, आपका नाइट्रोजन हुआ इसमें सेंट्रल एटम, यहाँ पर तीन ग्रुप होंगे मिथाइल CH3, यहाँ पे एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, तो यहाँ पर क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप होगा इस केस में पिरामिडल। जो आपका लोन पेयर यहां पर दिया हुआ है वो कहां पर होगा, लोन पेयर ऑक्यूपाई वन ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज
p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे क्या होगा, विद कार्बन एटम्स दे विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स। तो यहाँ पे आपका हुआ हाइब्रिडाइजेशन sp3, 1 s ऑर्बिटल of nitrogen and 3 p orbitals of nitrogen are involved in this kind of bonding। तो ये इसका हुआ स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट। अब अगला पॉइंट आता है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ट्राइसिलामीन का। वहां पर क्या होता है स्ट्रक्चर में, देखिए नाइट्रोजन तो आपका यहाँ भी सेंट्रल एटम है, यहाँ पे आपका दिया है SiH3 सिलाइल ग्रुप, ये आपका सिमिलर है, एनालॉगस है टू मिथाइल, तो बोलेंगे सिलाइल ग्रुप। ये हमारा कंपाउंड है ट्राइसिलाइल अमीन। यहां पर क्या होता है, नाइट्रोजन के पास एक होगा फिल्ड p ऑर्बिटल, नाइट्रोजन कंटेन फिल्ड p ऑर्बिटल, ये आपका नाइट्रोजन का दिया है फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। और यहां पर क्या है, सिलिकॉन कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल्स, सिलिकॉन के पास क्या होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल्स। तो यहां पे क्या होता है, पाई बॉन्डिंग, तो इसी को बोलते हैं p पाई d पाई पाई बॉन्डिंग। ये है सिलिकॉन का वैकेंट d ऑर्बिटल्स, ये सिलिकॉन के क्या होंगे, वैकेंट d ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन, दे आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग। देखो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड द एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड दे कंटेन वैकेंट d ऑर्बिटल्स। यहाँ पर क्या है, ये टेंडेंसी जो देखो यहाँ पे तीनों के केस में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। सिलिकॉन का 3 सिलिकॉन एटम दिए हैं, ऑल 3 सिलिकॉन एटम कैन टेक पार्ट इन सच काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो अगर हम इसमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो इसे ड्रॉ करेंगे, स्ट्रक्चर बिकम प्लेनर, नाइट्रोजन SiH3 सिलिकॉन अटैच्ड नाइट्रोजन। तो तीनों बॉन्ड में क्या हो जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, बिकॉज आपका पाई बॉन्डिंग में क्या हुआ, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेगा, तो एटम्स विल हैव एक्स्ट्रा बॉन्ड और दे हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो ये हुआ स्ट्रक्चर इसका ट्राइसिलामीन का, स्ट्रक्चर बिकम ट्रायगोनल प्लेनर और स्ट्रक्चर इज प्लेनर। यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन बिकम sp2 हाइब्रिडाइज, नाइट्रोजन इन दिस केस बिकम sp2 हाइब्रिडाइज। सिलिकॉन के पास क्या होते हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल, सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल, तो सिलिकॉन कैन टेक पार्ट इन सच बॉन्डिंग। बट यहाँ पर क्या है, कार्बन हैव नो वैकेंट d ऑर्बिटल, सो कार्बन कैन नॉट शो दिस काइंड ऑफ पाई बॉन्डिंग। तो इसलिए आपका ये तो हुआ पहला रीजन शेप को लेके। अगला आता है रीजन इसका बेसिक कैरेक्टर को लेके। तो बेसिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होता है, उस कंपाउंड का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा जिसके अंदर ज्यादा एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कब कर पाते हैं, जब होंगे उसके पास इलेक्ट्रॉन। भाई कोई भिखारी से बोलो भीख दे दो, किसी को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। ऐसे मान चलिए कि इस केस में जो नाइट्रोजन एटम पे लोन पेयर है वो फ्री है, फ्री फ्रॉम सच काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है, हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इसका टेंडेंसी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन देने का। देन दिस नाइट्रोजन इन ट्राइसिलामीन, इसका रीजन का जो यहाँ पर लोन पेयर था नाइट्रोजन का, वो इन्वॉल्व है आपका किसमें, वो इन्वॉल्व है आपका बैक बॉन्डिंग में, या हम बोलते हैं दिस p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग में। उससे होता क्या है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। तो ये हुआ रीजन, दोनों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए तो ये हमारे कुछ प्रॉपर्टीज थी, इस पर और कवर करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड मींस ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज विद ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड अदर प्रॉपर्टीज। तो हम नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, टॉपिक लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड ट्रेंड्स इन द केमिकल रिएक्टिविटी। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स एंड द ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। देखो होता क्या है, इस एलिमेंट्स के लिए व्हाट इज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP2 is the outermost electronic configuration. If you take in valence shell, they have 4 electrons. तो क्या होता है इस केस में, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे। आफ्टर एक्साइटेशन one of the electron can go to this vacant p orbital, so they can have 4 electron unpaired after excitation of electrons. So outermost shell they have total 4 electrons. Now in this case when they first we take this point oxidation state, तो यहाँ पर क्या होता है कि when the element lose 2 electrons तो क्या बन सकता है,
they can form +2 state by loss of 2 electron of Np in +2 state of element. पहले क्या होता है, जो Np के इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, क्या बचेगा, NH2 कॉन्फ़िगरेशन. इफ इट एक एलिमेंट इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे, NSB आपका 0 होगा, Np 0, NS यहाँ पे Np आपका था 0. पहले क्या होता है, लॉस कहाँ से करेंगे इलेक्ट्रॉन का, आउटर मोस्ट शेल से, जिसका एनर्जी हाई होगा उस ऑर्बिटल से यहाँ पर. तो यहाँ पर N आपका आउटर मोस्ट शेल है, तो पहले P इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और फिर उसके बाद आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है S के अंदर, उसको भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो इससे होता क्या है, दीज एलिमेंट्स कैन शो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपका +2 होगा और +4 होगा. ये एलिमेंट का होता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें एक ही एलिमेंट है कार्बन. कार्बन कैन शो सम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल. ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज वेल. सिंपल पॉइंट है कि व्हेन कार्बन कंबाइन विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस केस में क्या होगा, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है. दे कैन फॉर्म इवन नेगेटिव आयंस, लाइक इफ यू टेक मिथेनाइड आयन, कार्बन होता है C4- होता है, C2 नेगेटिव इज कॉल्ड एज एसिटाइलाइड आयन. और वी कैन हैव C3 नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज अलाइलाइड आयन. तो यहाँ पर क्या है, कार्बन के नेगेटिव आयन बन सकते हैं, बट क्या होता है, इसको मिथेनाइड को ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि कार्बन के लिए बहुत डिफिकल्ट है इतने सारे इलेक्ट्रॉन ले पाना. कार्बन कैन नॉट टेक 4 इलेक्ट्रॉन, बट कंपाउंड बनता है विद मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम. इन एल्यूमिनियम कार्बाइड एंड बेरिलियम कार्बाइड, कार्बन कैरी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -4. आपको दो एग्जांपल आते हैं. ये आपका, इसका नाम होता है फ्रॉम एसिटिलीन वी गेट कंजुगेट बेस, तो इसको देंगे एसिटाइलाइड आयन, इसको बोलते हैं अलाइलाइड आयन. तो कार्बन कैन शो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज वेल, लाइक इन अल्केन्स कैन टेक कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, सो कार्बन को हम देते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर कंपेयर टू हाइड्रोजन. ठीक है, इसको पॉइंट को आगे चलते हैं. ठीक है, तो एक तो ये हुआ यहाँ पर. अब अगला पॉइंट क्या होता है कि द सम टोटल. देखो इसमें क्या होता है, अगर हम सोचें कि आयनिक कंपाउंड बनाने के बारे में, तो द सम टोटल ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4, इट इज वेरी हाई. इट इज वेरी हाई. सो क्या होगा इससे, कंपाउंड्स in +4 oxidation state are covalent. They are not ionic nature, are covalent. देखो आयन के कंपाउंड कब बनते हैं, अगर किसी एलिमेंट से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी हो पाएगा तो आयंस बनते हैं, फिर आयन में इंटरेक्शन होता है तब बनते हैं कंपाउंड के आयनिक कंपाउंड्स. लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप 14 एलिमेंट के केस में आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अगर हमको 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो इसमें जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, सम टोटल ऑफ IE1 प्लस IE2 प्लस IE3 प्लस IE4 इज वेरी हाई. सो व्हाट हैपन, द कंपाउंड ऑफ एलिमेंट in +4 oxidation state, they become all covalent in nature, not ionic in nature. हाँ, अगर ऑक्सीडेशन नंबर लोअर होता है उस केस में आयनिक कंपाउंड्स आपके बन सकते हैं. ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पॉइंट क्या था अगला, द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इसमें क्या होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases while stability of +2 state increases. सिलिकॉन के अंदर बहुत, सिलिकॉन का एक ही स्टेट मिलता है देखने को कॉमन, वो होता है +4 स्टेट. बट जो बाकी एलिमेंट है आपका जर्मेनियम, टिन एंड लेड, वहां पर आपका +2 स्टेट भी शो करते हैं कंपाउंड से. तो अगर हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लिखेंगे, लेट्स से फॉर +4 स्टेट C+4, then silicon +4, then you can take germanium +4,
देन टिन प्लस 4 एंड देन लेड प्लस 4। अगर हम अगला देखते हैं एग्जांपल सी का, मींस प्लस 2 स्टेट में क्या आएगा, लोअर स्टेट में जर्मेनियम प्लस 2 स्टेबिलिटी कम होगा, देन टिन प्लस 2 एंड देन लेड प्लस 2। अगर हम देखते हैं लोअर एलिमेंट में टिन में क्या होता है, प्लस 4 स्टेट इज मोर स्टेबल देन टिन प्लस 2 स्टेट, while for lead plus 4 state is plus 2 state of lead is more stable than lead in plus 4 state। स्टेबिलिटी से फर्क क्या पड़ता है, कंपाउंड ऑफ टिन इन प्लस 2 स्टेट दे आर एक्टिंग एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर एग्जांपल देखते हैं, लेट्स से रिएक्शन टेकन ऑफ HgCl2 विद SnCl2 क्या बनता है, Hg2Cl2 प्लस SnCl4, एक कॉमन रिएक्शन है। अगर हम रिएक्शन करते हैं FeCl3 का विद SnCl2, यहाँ भी बनता है आपका FeCl2 प्लस SnCl4। क्या है दोनों रिएक्शंस के अंदर, यहाँ पर SnCl2 इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि लेड में क्या होता है, प्लस 2 स्टेबिलिटी ज्यादा होता है प्लस 4 स्टेट से, तो क्या होता है, कंपाउंड ऑफ लेड इन प्लस 4 स्टेट दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कंपाउंड्स ऑफ लेड इन प्लस 4 स्टेट दे विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक कॉमन एग्जांपल देख सकते हैं रिएक्शन का, इफ यू टेक लेड इन प्लस 4 स्टेट विद I नेगेटिव आयंस, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में, इट फॉर्म PbI2 प्लस I2। यहाँ पर क्या है, I नेगेटिव आयन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म I2, PbI2 बनेगा। इसका रीजन क्या होता है स्टेबिलिटी का, देखो लोअर स्टेट का जो स्टेबिलिटी का रीजन है वो होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी डिटेल में बिगिनिंग में, कि लेड का प्लस 2 स्टेबिलिटी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट, f ऑर्बिटल्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट, स्पेशली लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, आपका लिंक कर सकते हैं इस पॉइंट पे। बाकी क्या होता है इन एलिमेंट में जर्मेनियम, टिन और लेड के लिए प्लस 2 स्टेट शो करने का, इसका रीजन होता है इनका d ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट। टिन और आपका लेड में केवल होते हैं ओनली दे हैव d ऑर्बिटल्स जिनका होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, लेड में होता है d और f दोनों का होता है मच मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। तो लेड के केस में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ प्लस 2 इज मच मोर देन द लेड प्लस 4 स्टेट। इससे होता क्या है, जो कंपाउंड का स्टेबिलिटी कम होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो ट्राई करता है कन्वर्ट होने को किस स्टेट में, जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो अगर हमारा लेड का प्लस 2 स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो जो कंपाउंड हो गए लेड के प्लस 4 स्टेट वाले, वो ट्राई करते हैं लेड को प्लस 2 में जाने के लिए, तो रिडक्शन का ट्राई करते हैं, मींस लेड इन प्लस 4 स्टेट कंपाउंड बिकम ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। टिन में क्या होता है, प्लस 2 का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है टिन प्लस 4 से, तो इसका मीन क्या है, जो कंपाउंड टिन के होंगे प्लस 2 स्टेट में, वो ट्राई करते हैं प्लस 4 में जाने के लिए। तो प्लस 4 का जाने का मतलब क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन होगा, उस केस में क्या होगा, टिन इन प्लस 2 स्टेट विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो आपका आता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर होता है, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट लिंक कर सकते हैं इसमें, इस पॉइंट से। तो स्टेबिलिटी का पॉइंट आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। देखो साथ में क्या होता है, इसी पॉइंट के अंदर हम और थोड़ा ऐड कर सकते हैं। अगर हम देखें सिंस इन दीज कंपाउंड्स व्हेन वी हैव कार्बन और एलिमेंट्स इन टेट्रा वैलेंट कंपाउंड्स जो कि मोस्टली कोवलेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कैन टेक CCl4। ये कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैव सेंट्रल एटम विद complete octet, with complete octet। when central atom have complete octet, तो हम क्या बोलते हैं, so compounds are called as electron precise compounds, electron precise compounds। मीनिंग क्या होता है कि इनके केस में जब सेंट्रल एटम के पास कंप्लीट ऑक्टेट होगा, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी भी नहीं होता है और न ही इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। क्यों, ऑलरेडी कंप्लीट ऑक्टेट है, तो दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप देखो ना बोरॉन हैलाइड क्या थे, दे वर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आप देखेंगे नेक्स्ट जो आपका आएंगे एलिमेंट्स ग्रुप 15, 16, 17, वहां पर क्या होता है, सेंट्रल एटम ऑफ लोन पेयर्स, तो दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स इन रिएक्शंस, तो वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मिलते हैं कंपाउंड्स को, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स। जबकि हमारा जो प्रीवियस ग्रुप था बोरॉन कंपाउंड्स में क्या होता था,
कंपाउंड्स आर मोस्टली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बिकॉज सेंट्रल एटम क्या होता है, हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बोलते हैं, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन देने का और इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी काफी कम होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि दीज कंपाउंड्स विल नॉट एक्ट एज लोवेस्ट एसिड्स और लोवेस्ट बेसिस। ठीक है, प्रॉपर्टी बहुत कम होता है। आगे आता है पॉइंट कि कार्बन कैन नॉट एक्सीड द कोवेलेंसी ऑफ 4। रीजन क्या है, कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। यह सब आपको सारे मिलते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस कि व्हाई कार्बन कैन नॉट एक्सीड द वैलेंसी ऑफ 4। इसका रीजन क्या है, कार्बन का क्या होता है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, जो कि और एलिमेंट होते हैं, व्हाइल अदर्स कैन शो दिस प्रॉपर्टी और दे कैन हैव वैलेंसी मोर देन 1, रिमेनिंग कैन शो वैलेंसी मोर देन 1। अगला पॉइंट क्या आता है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स क्या होता है, अदर हैलाइड्स undergo means easily undergo hydrolysis and have a tendency to form complexes by accepting electron pair from donor species। इसे एग्जांपल देखो, अगर हम बोलते हैं SiF4 इट कैन टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2F नेगेटिव आयन, तो क्या बनता है SiF6 2 नेगेटिव आयन बनता है इस केस में। ये आपका हुआ इसका, इफ यू टेक जर्मेनियम GeCl4 कैन टेक 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2Cl नेगेटिव आयन, तो बनेगा GeCl4 2 माइनस आयन। टिन का भी होता है, कंपाउंड कैन बी SnOH6 2 नेगेटिव आयन। ये सब कंपाउंड क्या होते हैं, दे आर यूजिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो ये सब कंपाउंड क्या होंगे यहाँ पर, दे विल हैव sp3d2 hybridization, geometry of all the compound or complexes become octahedral, they all will have octahedral geometry। 10 में क्या होगा आपका SnOH और 4 ले लेंगे, लिखना तो लिखते हैं +2OH नेगेटिव आयंस, तो आपको ये बन जाएगा इसमें 10 का स्टेट +4 है। ठीक है, तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी होता है। इसमें जनरल ट्रेंड्स देखा हमने, जो कंपाउंड हो गए यहाँ पर, इवन दो सेंट्रल एटम है कंप्लीट ऑक्टेट, फिर भी क्या होता है, कार्बन को छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट होते हैं, दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बिकॉज सेंट्रल एटम है वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। यूजिंग दोज वैकेंट डी ऑर्बिटल्स दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द डोनर स्पीसीज। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट यहाँ तक चलता है। अब हम आते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस के ऊपर। तो हमारा जो अगला प्रॉपर्टी रहेगा इसमें, वो आपका रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एयर एंड देन वी टेक टुवर्ड्स वाटर एंड देन टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो हम देखते हैं पहले इसमें रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है, देखो जो यहाँ पर सारे ही एलिमेंट होते हैं, ऑल द मेंबर्स विल फॉर्म ऑक्साइड्स डायरेक्टली, दे कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म डाइऑक्साइड्स। सभी का बनता है डाइऑक्साइड्स, आपका चाहे कार्बन हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, all the elements on heating with oxygen they will form dioxides। ठीक है, बट मोनोऑक्साइड सबका नहीं बनता है। all members when heated with oxygen form 2 oxides। एक होता है डाइऑक्साइड, सबका बनता है, बट मोनोऑक्साइड सबका नहीं बनता है। सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म मोनोऑक्साइड। सिलिकॉन आपका देखो सिंपल है, इफ यू टेक एयर एक्सेस तो बनता है डाइऑक्साइड, इफ यू टेक सप्लाई ऑफ एयर इज लिमिटेड तो बनता है आपका मोनोऑक्साइड। कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड CO एंड CO2 गैस, गिवन सप्लाई ऑफ O2 इज लिमिटेड तो क्या बनता है, कार्बन से CO बनता है।
अगर हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ O2 इज एक्सेस तो बनता है CO2 गैस। सेम कहानी बाकी एलिमेंट्स के लिए भी होती है। तो दो टाइप के बनते हैं ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। सिलिकॉन का इकलौता होता है, सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म मोनोऑक्साइड, और इसका स्टेबिलिटी बहुत कम होता है। स्पेशली अगर देखते भी हैं सिलिकॉन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड सपोज टू फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सिलिका फॉर्म विद सिलिकॉन, कि पहले आपका सिलिका बनेगा, इसमें उसी का रिएक्शन हुआ सिलिकॉन से, तब बनता है कुछ सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। उसका स्टेबिलिटी कम होता है और क्या होता है, SiO एग्जिस्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर ओनली। रीजन क्या होता है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। रीजन होता है साइज का डिफरेंस, सिलिकॉन का होता है 3p ऑर्बिटल्स और O का होता है 2p ऑर्बिटल्स। इसका ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगा ही नहीं, तो बिना इफेक्टिव ओवरलैपिंग के SiO का स्टेबिलिटी बनना पॉसिबल नहीं है। CO क्या होता है, दैट आर पाई बॉन्ड्स। CO का होता है बॉन्ड ऑर्डर 3.0, फिर अप्लाई MOT, ठीक है, तो वहां पर स्टेबिलिटी होता है बिकॉज ऑफ पाई बॉन्डिंग। तो सिलिका में आपका हुआ। बाकी क्या होते हैं, दे हैव आयनिक कैरेक्टर, तो दे आर मोर आयनिक नेचर, सो दे कैन फॉर्म मोनोऑक्साइड एज रिमेनिंग एलिमेंट्स। एनीवे ऑक्साइड एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर एसिडिक इन नेचर। एक कॉमन पॉइंट है कि ऑक्साइड हो, ऑक्सो एसिड हो या आपके हाइड्रोक्साइड हो, कोई भी हो, अगर हमारा जो एलिमेंट है मेटल स्पेशली और एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जितना हाई होता है उतना ही उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, और जब अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा तो उसका एसिडिक नेचर उतना ही कम होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और मोर एसिडिक देन इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। फिर अगला आता है डाइऑक्साइड्स। CO2 आपका दिया है, CO2, SiO2 एंड GeO2 आर एसिडिक नेचर। देखो एक पॉइंट होता है, दो होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा होगा और ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, तब क्या होता है, ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, CO2 सिलिकॉन जर्मेनियम, दे आर मोर एसिडिक नेचर, साइज भी छोटा होता है इसमें, प्लस दे आल्सो आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द रिमेनिंग एलिमेंट्स होता है इसमें। जबकि जो टिन का है और लेड का होता है, डाइऑक्साइड्स दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, दे कैन शो एसिडिक एंड बेसिक बोथ प्रॉपर्टीज। अगला है मोनोऑक्साइड। CO आपका न्यूट्रल है, SiO का स्टेबिलिटी होता नहीं है, सो कंसीडर नहीं करते हैं इसको। और एक जर्मेनियम ऑक्साइड एसिडिक होता है, GeO इज डिस्टिंक्टली एसिडिक नेचर, जबकि आपका टिन O दिया है और PbO दिया है, ये एम्फोटेरिक होते हैं। आपका टिन का ऑक्साइड आपका मोनो हो चाहे डाई, दोनों ही कैसे हैं, एम्फोटेरिक है, टिन लेड दोनों के लिए। टिन का और लेड का दोनों ऑक्साइड्स, मोनोऑक्साइड्स और डाइऑक्साइड क्या होंगे, दोनों ही होते हैं आपके यहाँ पर एम्फोटेरिक इन नेचर। क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। उसमें आपका कॉमन एलिमेंट होते हैं, टिन है, लेड है, बेरिलियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, गैलियम है, क्रोमियम है। ये हमारे कुछ कॉमन एलिमेंट होते हैं जिनके ऑक्साइड्स आप ले लेंगे। और भी टेक द हाइड्रोक्साइड्स, वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। ये वो हमारा प्रॉपर्टी reactivity towards oxygen. Now next we take reactivity towards water. Towards water. देखो यहां पर क्या होता है, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये तीन एलिमेंट होते हैं। दे डू नॉट डिकम्पोज कोल्ड वाटर, सिंपली वाटर, बॉयल और हीट और स्टीम में देता साथ में। दे डू नॉट डिकम्पोज वाटर और स्टीम। अगर आपका एलिमेंट होगा उसका रिएक्शन करते हैं स्टीम से और वाटर से तो रिएक्शन होता ही नहीं है। हाँ, इसमें एक पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि हाउ एवर इफ वी टेक रेड हॉट conditions, in that case the reaction can take place, then carbon, silicon, tin, they can react with steam, ठीक है। इसमें देखो टिन का रिएक्शन होता है, टिन कैन रिएक्ट डायरेक्टली ऑल्सो। तो कार्बन में रिएक्शन क्या है, कार्बन प्लस इफ आई टेक रिएक्शन ऑफ वाटर मींस स्टीम लेंगे, यहाँ पर कार्बन सॉलिड होगा, रेड हॉट कंडीशन देंगे यहाँ पर कार्बन को, तब रिएक्शन पॉसिबल होता है। डेफिनेटली रिक्वायर हाई टेम्परेचर, तो क्या बनेगा इसमें CO प्लस H2 गैस, दोनों गैस बनते हैं।
सिलिकॉन का भी रिएक्शन हो सकता है सिमिलर कंडीशन में सिलिकॉन का, ये आपका देगा SiO2 सॉलिड रहेगा इसमें स्टीम। यहाँ पे रेड हॉट कंडीशंस पर टिन में क्या होता है, टिन कैन रिएक्ट डायरेक्टली, टिन को हीट करते हैं स्टीम से, टिन को रेड हॉट का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है बट स्ट्रॉन्ग हीटिंग रिक्वायर्ड, तो टिन कैन डिकम्पोज वाटर स्टीम, तो बनेगा आपका SnO2 फॉर्म डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस कर लीजिए, हाइड्रोजन गैस आपका जाएगा इसमें। लेड क्या होता है आपका, जो लेड होता है is unaffected, lead is unaffected by water due to the possibilities there that due to means it may have protective oxide layer, oxide film on surface, इसलिए आपका रिएक्शन नहीं होता है। जबकि अगर ये आपका एनसीईआरटी में तो खैर रिएक्शन लिखा है होगा ही नहीं इसमें, बट रिएक्शन कर सकता है अगर वाटर के अंदर एयर डिजॉल्व होगा तब। बट इफ O2 इज डिजॉल्व इन वाटर देन इट करोड्स, मीन्स रिएक्शन आपका होगा करोड्स lead forming soluble compound lead hydroxide PbOH whole twice, forming lead hydroxide। तो इसमें रिएक्शन क्या होता है आपका, लेड का देखते हैं 2Pb प्लस 2H2O प्लस O2, तो आपको क्या देगा इस केस में 2PbOH whole twice। जो आपका लास्ट रिएक्शन होगा इसमें क्या बनता है, आपका लेड को डिजॉल्व करते हैं और लेड आपका डिजॉल्व हो जाता है, कंपाउंड बनता है Pb हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है सॉल्युबल होता है, तो इसी को हम बोलते हैं प्रॉपर्टी बोलते हैं प्लम्बो सॉल्वेंसी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लम्बो सॉल्वेंसी, कि आपका लेड को हम डिजॉल्व कर सकते हैं एयर में, वाटर में विच कंटेन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट, तब कंपाउंड बनता है लेड हाइड्रोक्साइड का PbOH होल ट्वाइस का, जो सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर, और हम बोलते हैं लेड विल कीप ऑन डिजॉल्विंग दिस बाय दिस रिएक्शन, इट इज कॉल्ड रिएक्शन इज कॉल्ड देन प्लम्बो सॉल्वेंसी। दिस प्रॉपर्टी कैन बी कॉल्ड प्लम्बो सॉल्वेंसी। ठीक है, ये हुआ हमारा रिएक्शन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। नाउ नेक्स्ट वी टेक रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस। इसमें क्या होता है देखो, हैलोजेंस में आपका रिएक्टिविटी होगा तो दो टाइप के बनते हैं हैलाइड्स हैं, एक होता है टेट्रा हैलाइड्स MX4 टाइप के, और एक बनता है डाइहैलाइड्स ऑफ MX2 टाइप। डाइहैलाइड कौन बनाएगा, जो आपका हैवियर मेंबर होते हैं, कि सिंस द एलिमेंट कैन शो टू काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और एक होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर दो टाइप के हैलाइड बनते हैं, MX2 एंड MX4। ठीक है, MX4 सबका बनता है जिसमें आपका X का मेल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेड में कुछ आपका लिमिटेशन है कि लेड के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है, उसलिए क्या होता है लेड डज नॉट फॉर्म PbI4। बाकी के हैलाइड आपके बनते हैं, तो यहाँ पे ये लिखा है these elements can form halides of formula MX2 and MX4. X can be your halogens FCl, Bri, except carbon all other element react directly with halogens। कार्बन क्या होता है, बहुत कम रिएक्टिविटी है कार्बन का, तो डायरेक्ट रिएक्शन कार्बन का पॉसिबल नहीं होता है हैलोजन से इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, तो इसलिए रिएक्शन डिफिकल्ट होता है। बट जो और एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, दे आर मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड टू कार्बन। तो जो बाकी के एलिमेंट होते हैं दे कैन डायरेक्टली कंबाइन विद द हैलोजेंस टू फॉर्म द टेट्रा हैलाइड्स अंडर सुटेबल कंडीशंस। ठीक है, अगला दिया है जो देखो इसमें सिंपल पॉइंट है, एक था फिजेंस रूल्स कि अगर हमारा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हाई होगा तो कंपाउंड का क्या होता है, दे विल हैव मोर कोवलेंट कैरेक्टर। तो जो हमारे कंपाउंड होते हैं हैलाइड्स में MX4 वाले कंपाउंड्स दे आर मोस्टली कोवलेंट इन नेचर। इसमें दो आता है एग्जांपल है, एक होता है आपका फ्लोराइड्स ऑफ टिन एंड लेड, केवल दो होते हैं आयनिक इन नेचर, SnF4 एंड PbF4 आर आयनिक इन नेचर।
ये आपका जो आयनिक करेक्टर होता है इसको हम समझा सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वैलेंस रूल्स जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किए थे उसके अकॉर्डिंग, कि अनायन का साइज छोटा होगा, कटायन का आपका अनायन का साइज छोटा होगा, कटायन का साइज बड़ा होता है, या कटायन का रेशियो ऑफ चार्ज टू साइज जितना आपका कम होगा उतना ही क्या होता है कंपाउंड के अंदर आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है। वैलेंस रूल्स का आप अप्लाई कर सकते हैं इसको पॉइंट को। तो MX2 वाले कंपाउंड ज़्यादा आयनिक होते हैं देन MX4 कंपाउंड्स, और MX4 के अंदर भी क्या होता है आपका, इसमें क्या है MX4 और कोवलेंट नेचर, कोवलेंट पे क्या होता है इनका बॉन्डिंग रहता है, बॉन्डिंग और ज्योमेट्री का होगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 एंड ज्योमेट्री और शेप इज टेट्राहेड्रल, आपका MX आपका होंगे हैलोजन एटम्स, तो ज्योमेट्री विल बी कॉल्ड टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल आप जानते हैं इसमें कितना होगा इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। फिर क्या होता है ये दो एग्जांपल हैं SnF4 एंड PbF4 और आयनिक इन नेचर। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट जो आपका इलेक्ट्रॉन होते हैं लेड के अंदर इन ns ऑर्बिटल्स दे कैन नॉट एक्साइट टू द np ऑर्बिटल टू मेक 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड। इसका रीजन क्या होता है वीकर बॉन्ड्स, वो आपका समझाया था मैंने इनर्ट पेयर इफेक्ट का ही दो रीजनिंग था, एक होता है लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक होता है आपका बॉन्ड एंथैल्पी, कि डाउन द ग्रुप क्या होता है बॉन्ड एंथैल्पी कम होता रहेगा, कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द बॉन्ड एंथैल्पी कम होता रहेगा, तो जब एनर्जी रिलीज होता है बॉन्ड फॉर्मेशन में वो सफिशिएंट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए फ्रॉम ns ऑर्बिटल टू np ऑर्बिटल। इसलिए मतलब लेड के अंदर क्या होता है PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है बिकॉज ऑफ लेड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, और साथ में क्या होता है उसका स्टेबिलिटी कम होता है +4 स्टेट का। तो लेड PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ मेनली इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और नेचर ऑफ लेड +4 आयंस। अगला है जर्मेनियम टिन एंड लेड। देखो आपको कार्बन में क्या होता है इफ कार्बन फ्रॉम डाइहैलाइड्स तो क्या हुआ इस केस में कार्बन है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सिलिकॉन का बनता नहीं है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि बाकी जो एलिमेंट है जर्मेनियम टिन एंड लेड इनके अंदर +2 का स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो हम बोल सकते हैं कि +2 स्टेबिलिटी बढ़ने पर दे कैन फॉर्म डाइहैलाइड्स ऑफ फॉर्मूला MX2। स्टेबिलिटी क्या होता है डाइहैलाइड का, स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ +2 स्टेट, वो बढ़ता है डाउन द ग्रुप, उसी प्रोपोर्शन में हमारा स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड आल्सो इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगला है स्टेबिलिटी ऑफ जर्मेनियम। देखो इसमें जो हमारा लास्ट एलिमेंट होता है उसका +2 स्टेट का ज्यादा स्टेबिलिटी होता है +4 स्टेट से, तो लेड में क्या होता है +2 का स्टेबिलिटी ज्यादा होने से PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4, जबकि जर्मेनियम में क्या होता है और टिन में भी सेम होता है ऑर्डर कि GeX4 और SnX4 आर मोर स्टेबल देन GeX2 और SnX2 कि लोअर स्टेट का स्टेबिलिटी हाईएस्ट ज्यादा होता है किसमें लास्ट एलिमेंट के लिए, उसके पहले हायर ऑक्सीडेशन नंबर ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसी पॉइंट को अप्लाई करके हम इस पॉइंट को बोल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा और प्रॉपर्टीज हैं इसका, उसको देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या रहेगा इसमें एक आता है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये सब कंपाउंड कोवलेंट होते हैं, तो व्हेन दे आर कोवलेंट इन नेचर दे कैन बी हाइड्रोलाइज, बट यहां पर एक एग्जांपल है CCl4 का। CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड। इसका रीजन क्या होता है कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, और सेकंड रीजन क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस कि अराउंड कार्बन हमारे 4 एटम क्लोरीन के होते हैं, दे विल कॉज लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस। और सेकंड पॉइंट जो मेन पॉइंट क्या है कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, तो इसलिए कार्बन का जो CCl4 कंपाउंड है इसका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसी का रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। और साथ में अगर सोचेंगे क्लोरीन हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स, तो इसमें क्या है कि पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड्स Cl पे अगर डेल्टा माइनस चार्ज, तो अगर Cl पे डेल्टा माइनस चार्ज होगा तो Cl के ऊपर अटैक करना पॉसिबल नहीं है वाटर मॉलिक्यूल्स का। Cl नेगेटिव Cl पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा तो Cl के पास वाटर का अटैक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वाटर क्या होगा न्यूक्लियोफाइल, तो CCl4 इज नॉट हाइड्रोलाइज्ड इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इवन ऑन हीटिंग, बट CCl4 can be hydrolyzed, but it can react with super heated steam.
रिएक्शन में क्या बनता है, आपका CCl4 का जब रिएक्शन करते हैं स्टीम से, यहां पे होगा सुपर हीटेड स्टीम, तो क्या देगा हीट करने पर, इट विल फॉर्म COCl2 प्लस 2HCl। यहां पे बनता है COCl2, इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसे होता है, दैट इज कॉल्ड, कॉमन नेम इज फॉस्जीन, कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस कहां पे यूज हुई थी, दिस गैस इज हाईली टॉक्सिक एंड was used in World War I and was used in World War I। सब पॉइंट नोट कर, एकदम टू द पॉइंट काम है, परफेक्ट आपका नोट बन जाएंगे। इसी को पढ़ लेना एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए, किसी एग्जाम के लिए, सब में काम आएगा पूरे पॉइंट आपके, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म आपको उतना नहीं चाहिए बट फिर भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि अटैक जब सी पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि कार्बन डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो इसमें होता क्या है, रिएक्शन विल फॉलो SN1 टाइप मैकेनिज्म। मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा ऑलरेडी जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पहले आपका एक Cl नेगेटिव बाहर निकाल दीजिए, तो क्या बनेगा इसमें, C पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हुआ इसमें, C बिकम sp2 हाइब्रिडाइज, फिर अटैक होगा वाटर का C पर, तो C इज न्यूट्रलाइज, O पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बनेगा Cl, O पर प्लस चार्ज है और 2 Cl यहाँ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, लॉस होगा इसमें एक HCl का और एक लॉस होगा H का भी, यहाँ पे जो Cl नेगेटिव ले रहे हैं यहाँ से H प्लस, तो क्या बनेगा आपको यहाँ पे, आपको मैं 2 स्टेप दिखाता हूँ, चलो 2 स्टेप में आपको शो करना पड़ेगा रिएक्शन को। पहले क्या होगा, आपका जो Cl माइनस होगा वो H प्लस लेगा, तो क्या आपका बनेगा CCl3OH ग्रुप। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होते हैं, तो लॉस होगा इसमें HCl का, और क्या बनता है C डबल बॉन्ड OCl2, ये आपका बन गया इसमें फॉस्जीन फॉर्मेशन। ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, फॉर्मेशन ऑफ फॉस्जीन का। आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, तो ये डिफिकल्ट होता है, आपका एनसीईआरटी दिखाया कि रिएक्शन डज नॉट हैपन बट रिएक्शन कैन टेक प्लेस। अगर हम रिएक्शन करते हैं स्टीम से, सुपर हीटेड स्टीम से CCl4 का, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन विल फॉलो SN1 टाइप मैकेनिज्म। पहले स्टेप में Cl नेगेटिव को बाहर निकालते हैं, C पर आएगा प्लस चार्ज, फिर क्या होता है, कार्बन है वैकेंट p ऑर्बिटल जिसमें वाटर इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनता है, एक H का लॉस होगा, फिर HCl का लॉस होगा, तो बनता है हमारा प्रोडक्ट फॉस्जीन गैस फॉर्मेशन। इसमें जो अगला पॉइंट रहता है, अगला है रिएक्शन ऑफ SiCl4, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। तो क्या हुआ इस केस में, सिलिकॉन में क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो इट इज हाइड्रोलाइज्ड इजीली। क्या बनता है प्रोडक्ट यहाँ पर, SiCl4। सिलिकॉन कंटेन, ड्यू टू, इसका रीजन क्या है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। होता क्या है, इस वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड, एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसलिए आपका यहाँ पर रिएक्शन इजी होता है और ग्रुप मेंबर्स का भी। तो क्या बनेगा इसमें, अटैक करेंगे वाटर का, यहाँ पर इफ यू टेक मैकेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू कि कैसे रिएक्शन होगा इसका, तो अटैक किया हमने वाटर का ऑक्सीजन से, वाटर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो पहले क्या होगा, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे, तो एक आपका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, सिलिकॉन विल चेंज हाइब्रिडाइजेशन, सिलिकॉन पे आएगा माइनस चार्ज, O पर आएगा प्लस चार्ज। यहाँ पर क्या होता है, सिलिकॉन वाज sp3 हाइब्रिडाइज, अब क्या हुआ इसमें, सिलिकॉन बिकम sp3 डिहाइब्रिडाइज यूजिंग वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन, यहाँ पर एक्स्ट्रा कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फिर क्या हुआ, अगले स्टेप में यहाँ पे लॉस करेंगे यहाँ पे HCl का,
तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट में यहाँ पे SI, एक 3Cl रहेगा और एक OH ग्रुप आ गया। फिर यहाँ पे रिएक्शन रिपीट होगा 3 मोल्स वाटर से मोर, लॉस ऑफ 3HCl कैन फॉर्म अल्टीमेटली SiOH whole 4. This compound can even exist as, इसको हम silicic acid can change to SiO2.2H2O. तो ये हुआ इसका रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में।